नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हाना अरेंट की कहानी। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन का। तो इनका जन्म जो है 14 अक्टूबर 1906 ईस्वी में जर्मनी के हैनोवर शहर में हुआ था। इनका जो जन्म जो है यहूदी परिवार में, जो काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार थी, वहाँ से ये बिलोंग करती। और इनका जो बचपन जो है जर्मनी में ही बीता था। और उस समय जो है नाजीवादी सोच जो आगे बढ़ रही थी हिटलर का, और इन्होंने उस समय जो है अपने परिवार को खो दिया, अपनी दोस्तों को खो दिया। कितना असहनीय इनको पीड़ा का सामना एक तरह से किया देखा जाए तो करना पड़ा। और यहाँ तक कि हिटलर ने यहूदी का सिर्फ कत्लेआम जो है जर्मनी में ही नहीं किया, इन्होंने जो है पोलैंड पर भी हमला किया था। पोलैंड के यहूदियों को 1/4 जो पॉपुलेशन को साफ कर दिया था। इस तरह की मानसिकता से भरा हुआ था हिटलर के कारण इनके जो परिवार के जो भी मेंबर थे वो सारे मारे गए। और इस कारण बाद में चलकर ये इनको जो है अमेरिका में सेटल्ड होना पड़ा। वहाँ पर इन्होंने जर्नलिस्ट बन गई। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो उस समय की घटना है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो। और बात करूँगा इन्हें जो है सी थिंक विदाउट बॉर्डर, ये जो है विदाउट के बिना, मतलब कोई, ये जो इनका जो सोच था बॉर्डर से भी ब्रॉड, मतलब एक देश की सीमा तक ही सीमित नहीं था। इनका जो सीमा जो सोचने का था काफ़ी दूरदृष्टि था, समझे। और इन्हें जो है हेट्रोडॉक्स थिंकर भी कहा जाता है या और ओरिजिनल थिंकर भी कहा जाता है। हेट्रोडॉक्स थिंकर उसे कहते हैं जिसमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी दिखती हो, विभिन्न कल्चरल दिखता हो। और साथ ही साथ ये इनका जो एक फिनोमोलॉजी की बात करूँगा। और ये जो है सी इज़ फिनोलॉजिस्ट, मतलब घटना वैज्ञानिक थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इनके द्वारा इन्होंने जो है सिविक रिपब्लिकन की बात की, मतलब आम जनता का, सिविलियन का, ये जो पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे। योर पार्टिसिपेशन मस्ट बी नेसेसरी, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग की बात की। और इनका जो इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है फेमस क्योट्स बोला था कि द सैड ट्रूथ इज़ दैट मोस्ट इविल इज़ डन टू डू गुड और इविल। मतलब अगर आपके लाइफ में, जीवन में क्लैरिटी नहीं है कि ना ही क्या सही है क्या गलत है, अगर आप फैशन में चले जा रहे हैं, आई गो विथ फ्लो, मतलब बहाव में, परिस्थितियों के अनुरूप बहते चल रहे हैं, और यही जो गो विथ फ्लो वाले होते हैं वही सबसे ज़्यादा बुराइयां करते हैं। अर्थात यहाँ पर लेखिका कह रही है कि अगर आप जो है आपके जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या है अच्छाई है क्या बुराई कर रहे हैं, नहीं जानते हैं, अगर फैशन के तौर पर चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, वो सबसे ज़्यादा वही बुराई करते हैं। ये काफ़ी अहम है। इनका जो स्टेटमेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए और अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन में ये पूछा। हाना अरेंट के बारे में बात, ये जो है फेमिनिस्ट थी और इन्होंने सर्वसत्ताधिकार की बात की थी, उसका ये इन्होंने थ्योरी दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने सिविक रिपब्लिकनिज्म में बात किया। वो टॉकिंग अबाउट करती है पार्टिसिपेशन ऑफ मतलब लोगों को राजनीति में भाग लेना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि राजनीति में आप जो है कुछ नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा, आपको सामाजिक तौर पर बढ़ना पड़ेगा, यदि आप सोचते हैं आप राजनीति से आपका कोई वास्ता नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि कोई भी चीज़ घटती है आपको नहीं पता है तो आप
अभिन्न हो जाएंगे, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, गहरी सोच रखनी पड़ेगी। युवा अगर संकल्प लेते हैं तो वो कुछ भी कर गुजर जाते हैं। तो आप सोचिए कितना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और इनका एक बेहतरीन कोट है, इन्होंने जो बताया, द मोस्ट रेडिकल रिवॉल्यूशनरी will become a conservative the day after the revolution। इन्होंने जो है वर्ष 1963 ईस्वी में ऑन रिवॉल्यूशन बुक में इन्होंने बोला, सबसे कट्टर क्रांतिकारी भी क्रांति के अगले दिन रूढ़िवादी बन जाएगा। इन्होंने कितना अच्छा बात बताया। और ये जो है प्रोमिनेंट थिंकर थी, ये जो है अपना कार्य जो कर रही थी मार्टिन हेंगडिगर और कार्ल जेफर के साथ इन्होंने काम किया है, और ये उनको फॉलो भी करती थी। और ये इनको जो है यहूदी पॉलिटिक्स में आना पड़ा। आखिर वो कैसे आना पड़ा? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है कि जर्मनी में वो दौर था नाजीवादियों का, हिटलर जो है कत्लेआम कर रहा था यहूदी का। इस तरह हम देखते हैं उनको ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में ये अमेरिका में भी भागे थे। इनको जो है कई बार जेल तक जाना पड़ा था, और वहाँ से ये भागी, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सपोर्टर थी। और इनका जो इन्फ्लुएंस था, जिनके मार्टिन हिंडिगर वो फिनोमोलॉजी की बात कर रहे थे। फिनोमोलॉजी जो होता है घटना विज्ञान से संबंधित है। और कार्ल जेफर से भी इन्होंने अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशलिज्म को लिया, और ये प्रभावित थी अरस्तु से। अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स में लिखा वो सिविक नागरिक का पार्टिसिपेशन की भी बात कर रही थी। ये दूरदृष्टि वाली थी। इनकी जो है कुछ प्रमुख कृतियां हैं अर्थात रचना है। तो उन्होंने जो राहेल वर्हेगन जो 1957 में लिखा, ये भी उनके महत्वपूर्ण फेमस हैं। और एक जो हर एग्ज़ाम में कई बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 2023 में भी पूछा जा चुका है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में। इसमें जैसा कि हमने बताया ये सर्वसत्ताधिकार की बात यहाँ पर कर रही है। वो बता रही है कि आपको राजनीति में आना पड़ेगा, यदि आप नहीं आते हैं तो ये जो सर्वसत्ताधिकार आ जाएगा। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से आप जो है राजनीति से जुड़े होते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्होंने जो है इचमैन, एडोल्फ इचमैन की भी बात की। इचमैन का क्रिटिसाइजमेंट भी होता है, लेकिन इन्होंने बचाव किया, इस प्रकार कहा कि वो गलत किए हैं, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ वो एक लौते दोषी नहीं है, एडोल्फ हिटलर भी इसके दोषी हैं। वो भले इन्फ्लुएंस हुए थे, हिटलर के पास इतना असीम शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? वो जनता को अट्रैक्टिव किए थे, आकर्षित किया। और इन्होंने जो सर्वसत्ताधिकार के बारे में कहा, वायलेंस इज जस्ट मीन्स, मतलब ऑटो टोटल टेररिज्म, मतलब सर्वसत्ताधिकार में इन्होंने कहा वायलेंस इज जस्ट मीन, वायलेंस क्या है? हिंसा सिर्फ एक साधन है। लेकिन इन्होंने सर्वसत्ताधिकार को, स्टेट को दो इंस्ट्रूमेंट में बात किया, एक फोर्स वायलेंस, फोर्स मतलब जानबूझकर वायलेंस, दूसरा आइडियोलॉजी या प्रोपेगेंडा फैलाना। हाना एरेंट ने जो है ऑन ह्यूमन कंडीशन में बात किया, ह्यूमन एक्शन की, और ये यूज जो है कंटेम्पेशन की बात, बीटा कंपेटेशन की बात किया। पूछ चुका है यूजीसी नेट में, कंटेम्पेशन में जो है ये क्या था, बीटा कंपेटेशन का। ह्यूमन एक्शन को इन्होंने एक्शन को तीन भागों में बताया, एक लेबर को बताया, वर्क बताया, वर्कर, और एक्शन। इसमें जो है सबसे जो निम्न को बताया, लोएस्ट कैटेगरी जो ह्यूमन कंडीशन का है वो है लेबर। इसके बाद जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सोसाइटी, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरा जो है एक्शन, कार्य करने की बात की, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाना एरेंट जो है
कौन सा न्यूज़पेपर जर्मन लैंग्वेज में लिखती थी? तो नाम है ऑफबॉ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन्होंने जो महिलाओं को मतलब जागृत करने का काम किया, समाज को जागृत करने का, और इन्होंने जो मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट दिया, राइज ऑफ मॉडर्निटी, आखिर किस प्रकार, किल क्रिटिकल रीजनिंग, मार दो क्रिटिकल रीजनिंग को, किल फ्रीडम टू ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव को स्वतंत्र रखो, किल। और इन्होंने अपनी द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में जो इसकी किताब इनकी है 1951 में छपी, ये इन्होंने जो है बताया, इसमें जो है अलग अलग प्रकार से ये बता रहे। इन्हों जो है टोटलिटेरियनिज्म में 3 भागों में इनको भी बात, एक एंटी सेमिटिज्म जो यहूदी विरोधी भावना के बताया, और इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद, और टोटलिटेरियनिज्म मतलब सर्वसत्ताधिकारवाद। और इन्होंने पहले पार्ट में बताया, हाना अरेंडेंट एग्जामाइन की राइज ऑफ एंटीसेमिटिज्म, मतलब यहूदी विरोधी का उदय जो है 18वीं से 19वीं शताब्दी में भी ही हो गया था। और इन्होंने दूसरे पास में बताया उस समय जो है, और इन्होंने बताया सर्वसत्ताधिकार में 19वीं शताब्दी में जातिवाद का इमर्जेंस हो गया है, और साम्राज्यवाद का। इन्होंने अपने तीसरे पार्ट में बताया एनालाइज द 2 मेन एग्जाम्पल, इन्होंने 2 एग्जाम्पल बताया, टोटल डोमिनेशन, हाना अरेंडेंट। और इनका जो हाना अरेंडेंट का गोल सिर्फ प्रोवाइड कराना नहीं था कैजुअल एक्सप्लेनेशन फॉर टोटलिटेरियनिज्म को, बट लेकिन टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एलिमेंट, और ऐतिहासिक घटनाओं की भी बात की। इतिहास पर काफ़ी बल दिया, कोई भी घटना जो इतिहास से जुड़ा हुआ रहता है, आखिर ये किस कारण में जन्म ली और ये कैसे कैसे हुआ। और ये जो है तीसरे पार्ट, अपने किताब के तीसरे पार्ट में बताती हैं कि एग्जामाइन करते हैं कंडीशन और करैक्टर जो है नॉवेल का, नॉवेल फ्रॉम द गवर्नमेंट ओवर 14 चैप्टर में इन्होंने बताया की फैक्टर बताया क्या क्या है सर्वसत्ताधिकार में। उसमें बात की कोलैप्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब राजनीतिक ढांचा बिखर जाएगा, मासेज आर अपरूटेड, और मास जो है अपरूटेड हो जाएंगे। और तीसरा इन्होंने बताया डिसओरिएंटेड पीपल एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंज, समाज में जो है डिसओरिएंटेड पीपल जो हो गए वो उनका लक्ष्य है सोशियो इकोनॉमिक चेंज। और चौथा जो बात की रिवॉल्यूशन की बात की। और हाना अरेंडेंट ने जो है कॉन्सेप्ट और पावर में बताई कि ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल को अंडरस्टैंडिंग बताती है, फ्रॉम ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एज ए फोर्स, पावर को फोर्स का कैसे यूज करें वो डिफाइन करती है। पावर जो है कलेक्शन, कलेक्टिव एबिलिटी है, मतलब सामूहिक क्षमता है लोगों का टू एक साथ हो के टुगेदर टुवर्ड और एक कॉमन गोल को अचीव करे, ये बात करती है। हाना अरेंडेंट जो है कैपिटलिज्म और मार्क्सवाद का भी क्रिटिसिज्म करती है। ये बात करती हैं कि हाना अरेंडेंट क्रिटिसाइज करती है कैपिटल क्लास को फॉर इट्स फोकस, उसका जो फोकस है ओनली इंटलेस एक्यूमुलेशन का है, एक्यूमुलेशन, और साथ ही साथ कंजप्शन जो उनको विश्वास है रिड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग, ये घटाया जा सकता है ह्यूमन बीइंग, लेबर और कंज्यूमर का। और ये मार्क्सवादी को भी क्रिटिसाइज करते हैं इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म के बात को, और वो आर्ग्यू करते हैं मार्क्स जो है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को रिड्यूस करते हैं, बट इम्पोर्टेंस ऑफ मानव के कंडीशन की बात करते हैं। और मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ मेथोलॉजी, फिनोमोलॉजी, जैसा बताया फिनोमोलॉजी जो है डिस्क्राइब करता है एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस, अनुभव किया हुआ, मतलब जो चीज़ आपने सामना किया उसके बारे में एक्सपीरियंस कर। और दूसरा जो है एग्जिस्टेंसलिज्म, जिसको एग्जिस्टेंस प्रोसीड कहते हैं, ये जो मानव स्वतंत्रता
और उत्तरदायित्व की बात करते हैं, और तीसरा जो बात करते हैं हर्मेन्यूटिक्स की, और ये मानव क्रिया का व्याख्या करते हैं। और साथ ही साथ इसमें बात करते हैं प्रीवियस, जो पहले से अनुभव ले चुके हैं उसका, और उसके बाद इनिशियल अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप होगा, फिर इंटरप्रिटेशन की बात, फिर ब्रॉडर अंडरस्टैंड, फिर दूर का। और हर्मेन्यूटिक्स जो शब्द है यूज किया जाता है किस लिए, कोई जो टेक्स्ट कम्युनिकेशन और राइटिंग को समझने के लिए। और ह्यूमन कंडीशन जो इनकी किताब थी 1958 में आई थी, और साथ ही साथ इन्होंने जो बात किया बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, जो 1961 में इनका पब्लिश्ड किया गया। ये था आपका इतना हाना अरेंट का थोड़ा विस्तृत जानकारी मैं आपको थोड़ा प्रदान किया। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।